ये विभिन्न प्रकार के आपके सैंड ड्यून्स हैं। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल किस प्रकार से बनते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? मेनली आपको दो तो याद रखना ही है कि ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे बनते हैं और लॉन्गिट्यूडनल कैसे बनते हैं। जो हवा की दिशा के अनुरूप बनते हैं या उसी दिशा में बनते हैं तो उसे हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल या पवनानुवर्ती भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, बालू का स्तूप कंप्लीट हो चुका है। लूनी बेसिन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारे। लूनी बेसिन, नागौरी ऊंची भूमि भी हो चुका है। शेखावटी का प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। घग्गर का क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा है कि जो डेटा है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उससे भी कहीं आपको ज्यादा डेटा भी मिलेंगे, तो पूर्ण रूप से इसी क्लास पर डिपेंड न रहते हुए आप अपनी बुक्स को भी देखें और बुक्स में बहुत सारी चीजें आपको और देखने को मिलेगी। अगर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप प्रश्न करें, क्रॉस क्वेश्चंस करें कि ऐसे कैसे हुआ, आपने ये बताया, ये कैसे है, ये सही है या गलत है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। हम बात करेंगे आज अरावली की। तो राज्य के मध्य अरावली की जो स्थिति है, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि ये श्रृंखला कैम्ब्रियन युग की या पॉलीजॉइक युग की है। राजस्थान में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से, अगर हम दिशाओं को देखें तो राजस्थान के अंतर्गत इसका जो विस्तार किस प्रकार से है, तो हमने कहा कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की अगर हम कहें कि दक्षिण पूर्व होगा, हम इस प्रकार से राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर हो गई 4 दिशाएं। मैं यहाँ पर मैप भी खोल देता हूँ। ये हमारा राजस्थान। अगर हम दिशाओं के बारे में बातचीत करें तो दिशाएं जो हैं तो इस प्रकार से ये हो गई आपके नॉर्थ, देखिएगा ऊपर की तरफ है, उत्तर, दक्षिण, और ये हो गया आपका पूर्व पश्चिम। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये दिशा लगभग इस प्रकार से फैली हुई है। तो ये जो दिशा है जो इस तरफ है, इसे हम उत्तर, सही है, ये उत्तर पूर्व हो गया और ये हो गया हमारे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो अरावली की स्थिति सही है।
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे अरावली उत्तर की तरफ बढ़ रही है, उसकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी अगर हम सिरोही तथा उदयपुर तथा राजसमंद की तरफ देखें तो अरावली काफी चौड़ी है और धीरे धीरे ये इस प्रकार से इसकी चौड़ाई जो है उत्तर पूर्व की तरफ या जयपुर की तरफ वाला जो क्षेत्र है उस दिशा में ये कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात की पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि पालनपुर में यहाँ पर देखिए ये पर्वत श्रृंखला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तो स्टार्ट कहाँ से होती है? पालनपुर। और पालनपुर का जो स्थान है, एक्चुअल जो स्थान है वो है खेड़ खेड़ ब्रह्मा। ये है खेड़ ब्रह्मा, यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है अरावली और धीरे धीरे यहाँ पर आप चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई जैसे कि अरावली जो है, अरावली रीजन पर हम इसको अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर इसका स्थान काफी चौड़ा है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अरावली जो है इस प्रकार से उत्तर पूर्व की ओर पतली होती जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं अरावली पर्वतमाला की पाई जाती हैं। तो पालनपुर या खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में, पालनपुर की अपेक्षा मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि आप खेड़ ब्रह्मा लिखें, क्योंकि अगर एक्चुअल स्थिति अगर देखें तो देखिएगा पालनपुर जो है वो यहाँ पर है और जो खेड़ ब्रह्मा है यहाँ तक है। तो अगर हम दोनों में फर्क देखें तो काफी अंतर है। तो खेड़ ब्रह्मा को की स्थिति और पालनपुर की जो स्थिति है वो काफी दूर है। तो हम खेड़ ब्रह्मा से इसे काउंट करें या इससे भी ज्यादा अब दूर जा सकते हैं। देखिएगा ये अरावली, अरावली जो है यहाँ पर खेड़ ब्रह्मा भी है और खेड़ ब्रह्मा से आगे भी यहाँ तक फैली हुई। फिर भी अब जिस प्रकार से पहले टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी तो खेड़ ब्रह्मा ही चला आ रहा है, लेकिन अरावली जो है अब देखिएगा ये यहाँ पर ये अरावली जो है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये अरावली की श्रेणी है। लेकिन किताबों में खेड़ ब्रह्मा लिखा हुआ, लेकिन हम इसे खेड़ ब्रह्मा से आगे भी मान सकते हैं। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक अगर इसको लॉकेट करते हैं, देखिएगा जैसे लिख रखा है 692 किलोमीटर लिख रखा है। ठीक है, हम इसकी डिस्टेंस को नापते हैं, क्या वास्तव में लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर आ जाती है तो भी हम देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली या 550 किलोमीटर आती है या नहीं। तब इसको नापते हैं किलोमीटर में और हमने खेड़ ब्रह्मा पर एक निशान लगाया है।
अजमेर, हम सांभर और सिक्कर तक पहुंच गए हैं। हमें पहुंचना है, ये राजस्थान की बाउंड्री यहाँ पर लगभग खत्म होने को। देखिएगा जो डेटा हमारे पास जो आए हैं वो आए 542 किलोमीटर, तो लगभग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि घुमावदार जगह होती है तो घुमावदार जगहों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 592 किलोमीटर, सॉरी 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ये श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा, देखिए यहाँ सही लिखा, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर तक लंबी है। कुछ कुल पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% जो भाग है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला को द्वारा राजस्थान को दो असमान भागों में डिवाइड किया जाता है। असमान भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि अगर हम अरावली को देखें और अरावली के विभाजन को देखें तो अरावली जो है राजस्थान को दो असमान भागों में बांट रही, एक इस तरफ का भाग है और एक इस तरफ का। तो ये जो भाग है, ये भाग दो बराबर भाग नहीं है, ये छोटा भाग है। और दूसरा जो भाग है जो पश्चिम की तरफ है वो काफी बड़ा है, इसलिए कहा है कि दो असमान भागों में डिवाइड करती। तो अरावली दो असमान भागों में बांटती है। जब वर्षा रेखाओं की बात करें तो यहाँ से एक वर्षा रेखा पास होती है जो अरावली से पास होती है 50। अरावली के इस तरफ 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। फिर अगर हम विभाजन पश्चिमी भाग की करें तो यहाँ से एक वर्षा रेखा पास होती है, उसे कहा जाता है 25 डिग्री की वर्षा रेखा। और जो सबसे लास्ट में जो वर्षा रेखा पास होती है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसे 10 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा कहा जाता है। तो ये जो वर्षा रेखाएं हैं उसके आधार पर भी हम इसका विभाजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दो असमान भागों में बांटते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार जो है राज्य के सिरोही, दक्षिण से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर में ये मुख्य विस्तार है। इस प्रकार से आगे के जिलों में भी है। जैसे कि हमने अरावली के बारे में कहा कि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत देखिएगा अबरोड और सिरोही, ये सिरोही के अंतर्गत आता है अबरोड, आबू रोड का इलाका। और आबू रोड के अंतर्गत अगर हम माउंट आबू को देखें तो देखिएगा ये जो भाग है ये बिल्कुल अलग पर्वत है। यहाँ से आबू रोड के बाद पास जो है ये जो है माउंट आबू, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक अलग प्रदेश या अलग पहाड़ी पर इस प्रकार से बसा हुआ एक ऊंचा सा इलाका है। तो अगर जिलों की बात करें तो अंबाजी जो है वो आपके गुजरात में रहेगा, ये आपकी बाउंड्री आ जाती है। अब रोड के बाद अंबाजी के बाद ठीक अंबाजी के पास ये हमारे राजस्थान की बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो वहां से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने गिना कि सिरोही आ जाता है। ठीक है, सिरोही, फिर हमने कहा कि उदयपुर इसी के अंतर्गत है, राजसमंद। ठीक है, हम यहाँ पर है। तो ऊपर से अगर देखें तो आप देखिएगा ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच में से आपको बहुत सारी नदी देखिए, एक नदी ये देखिए फालना के पास से ये अरावली से आ रही है, ये नदी यहाँ से निकल रही है, ये छोटी छोटी नदियां यहाँ पर है, ये कुछ नदियां यहाँ से। तो बहुत सारी ऐसी नदियां जो है इस अरावली की श्रृंखलाओं से निकलती, दोनों तरफ निकलती है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं आपके भीलवाड़ा का कुछ भाग भीलवाड़ा साइड में रह जाता है, अजमेर, ब्यावर, अजमेर इसी पहाड़ियों के बीच में। अजमेर के बाद ये पहाड़ियां टूटे हुए रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुचामन, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, सीकर के अंतर्गत, फिर उसके बाद अलवर के पास
और अलवर और सीकर जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद यहां से आपकी जो राजस्थान की बाउंड्री समाप्त हो जाएगी और यहां पर ये लास्ट इसकी सीमा पाई जाती है झुंझुनू तक। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस प्रकार से पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत जो ऊंचाई है वो 930 मीटर देखी जाती है। अगर टोटल लंबाई देखें, ये तो है ऊंचाई, तो एवरेज जो है मीन सी लेवल से 930 मीटर के आसपास पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा से लगाकर उत्तर पूर्व में जो सांभर झील है वहां तक तो लगातार है, और उसके बाद के हिस्सों की बात करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में दिल्ली की एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है रायसीना पहाड़ी, यानी जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तक ये फैली हुई है। राजस्थान राज्य की टोटल जो भूमि है, टोटल जो क्षेत्रफल है, उसका 9.3% जो भाग है इसी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता है। 40% जो क्षेत्र है वो रहता है थार के मरुस्थल में जनसंख्या का, और जनसंख्या की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी पश्चिमी जो भाग है और अरावली भाग है, ये दोनों मिलाकर लगभग 50% जनसंख्या को संजो कर रखे हुए है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हम देखेंगे कि लगभग हमने देखा कि 61.11% जो क्षेत्र है वो है आपका डेजर्ट का, और हमने कहा अभी कि 9.3% जो क्षेत्रफल का है वो है अरावली का। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग 70.13% जो भाग है वो डेजर्ट और अरावली के अंतर्गत आ जाता है। ये तो है क्षेत्रफल के आंकड़े। इसी प्रकार से अगर हम जनसंख्या की बात करें तो राज्य की 40% जनसंख्या डेजर्ट में रहती है और 10% अरावली के क्षेत्रों में रहती है। इस प्रकार से 50% यहाँ पर निवास करती है। तो जनसंख्या यहाँ पर राज्य की 50% और क्षेत्रफल की बात करें तो 70.13% जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। ये हो गया क्लियर कि लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अरावली की और क्या विशेषता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के रहने की या जितने भी जो नदियां बहती है उन सभी नदियों का लगभग नदियों का उद्गम स्थल इसी अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है। राजस्थान में जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं ज्यादातर अरावली क्षेत्र के अंतर्गत ही मिलते हैं, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैंगनीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना, ये सब यही देखने को मिलता है। इसके भी अलावा ये महान जल विभाजक का काम करती है। महान जल विभाजक का काम किस प्रकार से करती है कि आप देखेंगे कि जो अरावली है, इस अरावली के एक तरफ तो सिंधु नदी की सहायक नदियां बहती है और पूर्व में गंगा नदी की सहायक नदियां बहती है। देखिएगा आप, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं, और यहाँ पर अगर मैंने एक लाइन खींच दी कि ये है हमारे अरावली। अब अरावली के इस तरफ जितनी भी नदियां हैं वो आपके सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, और अरावली के इस तरफ जो नदियां हैं वो सारी की सारी जो नदियां हैं वो सारी नदियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
गंगा नदी में बहती है या गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा नदी तथा सिंधु नदी के बीच में ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जो सारी नदियां हैं जो इस अरावली के पूर्व से निकलती हैं, वो सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा जो नदियां पूर्व की तरफ बढ़ती है वो अपना पानी किस में उड़ेलती है? अरब सागर में उड़ेलती है। इस प्रकार से और एक विशेषता कि राजस्थान में जो जलवायु है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अरावली जानी जाती है कि अरब सागर से जो मानसून उठता है और उससे आने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो इसके समानांतर चलती है। कैसे समानांतर चलती है? देखिएगा कि भारत में मानसून नहीं आ पाता या राजस्थान के अंतर्गत हमने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत देखा कि जो हवाएं हैं वो किस प्रकार से मूव करती है कि इक्वेटर से जो हवाएं उठती हैं यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। इस कारण इस प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ये सीधी यहाँ पर अराकान योमा से पहुंचती हुई धीरे धीरे घूमती हुई हरे यहाँ पर इस दिशा में पहुंचती है। ये जो मानसून जाता है जो मैंने पीले रंग में दिखाया है ये मानसून कहलाता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। जो अरब सागर से जो मानसून आता है यहाँ से कुछ शाखा यहाँ पर केरल में बारिश करती है, कुछ विभिन्न जो घाट होते हैं थाल घाट, भौर घाट, सैनकोटा उसमें से प्रवेश कर जाती है, कुछ नर्मदा की घाटी से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से ये जो हवाएं प्रवेश करती है सीधी कहाँ पहुंच जाती? इस प्रकार से। अब डिवाइड किस प्रकार से हुई कि यहाँ पर आ रही है अरावली। अब अरावली यहाँ पर स्थित होने के कारण ये हवाएं राजस्थान के जो पश्चिमी जो भाग है ये वाला ये इस भाग में बिल्कुल भी बारिश नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में वर्षा न होने का एक कारण भी बनती है। तो अरावली का जो ये जो हिस्सा है जो पूर्व का हिस्सा है उसमें बारिश बहुत अधिक होती है लेकिन पश्चिमी भाग में बारिश कम होती है क्योंकि ये अरावली अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के एकदम पवनों के समानांतर है। हवाएं जो है इसके सारे सारे आगे बढ़ जाती है और यहाँ मिलकर वापस लौटती हुई यहाँ पर तट है कोरोमंडल तट वहां पर बारिश करती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो भारतीय मानसून का चलता है। लेकिन अगर मावट की बात करें या फिर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर होता है? यहाँ से भूमध्य सागर से उठता है और हवाएं सीधी पहुंचती है राजस्थान में। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वेस्टर्न डिस्टरबेंस से यहाँ पर बारिश होती है क्योंकि अरावली यहाँ पर उसको हवाओं को रोक लेती है, रोक कर यहाँ पर बारिश करने के लिए मजबूर करती है। तो सर्दियों के समय यहाँ पर बारिश होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मावट। तो मावट की प्रक्रिया में भी कई हद तक अरावली यहाँ पर लाभदायक सिद्ध होती है। बढ़ते हैं आगे। अब अरावली की बात करें कि अरावली की और क्या विशेषता है तो अरावली के बारे में हमने कहा कि जो अरावली है ये पीडीएफ का एक चार्ट है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तक फैली हुई है। इसके दक्षिणी भाग में पठार, उत्तरी पूर्वी भाग में मैदान तो पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है। प्राचीन काल के जो नवीनतम पर्वत है ये जो ऑपरेशन पर्वत है उसी के समान ये दिखाई देती है। उत्तर में ये सिंधु बेसिन तथा पूर्व में गंगा नदी का जो बेसिन है उसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। लगभग 692 किलोमीटर में ये गुजरात के
पालनपुर के खेड़ ब्रह्मा से लगाकर गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये आपके 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। लगभग 13 जो जिले हैं इस अरावली क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 12 जिले शामिल किए जाते थे रेगिस्तानी क्षेत्र में, इसमें 13 जिले हैं। कौन कौन से 13 जिले हैं? तो दक्षिण से हम स्टार्ट करते हैं। दक्षिण में सबसे पहले सिरोही, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सॉरी उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर और डूंगरपुर। डूंगरपुर का हिस्सा भी अरावली के अंतर्गत आता है। अब अरावली के अंतर्गत डूंगरपुर को रखा है, देखिएगा अभी देखते हैं किस प्रकार से है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला के रूप में मानी जाती है। गोंडवाना भूखंड का एक भाग इसे माना जाता है। वाटर डिवाइडर के रूप में इसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में नदियां बहती हैं। एक तरफ की जो नदियां हैं वो अरब सागर में, तो दूसरी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है। यहाँ पर कुछ दर्रों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से हाथीगुड़ा, सोमेश्वर, देसुरिकेन, कई दर्रे। दर्रे क्या होता है? पास, यानी दो पर्वतों के बीच का स्थान। अबुल फजल ने इसके लिए इसे ऊंट की गर्दन के समान माना है। अभी डूंगरपुर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या क्या वास्तव में क्या अरावली के अंतर्गत डूंगरपुर शामिल है? तो हम सीधा पहुंचते हैं उदयपुर, खैरवाड़ा और डूंगरपुर। अब इस डूंगरपुर को शामिल किया है, लेकिन डूंगरपुर तो काफी दूर है। क्या वास्तव में डूंगरपुर है या नहीं, इसको मैं बाद में और स्पष्ट करके बताऊंगा। लेकिन जैसा कि अगर हम मैप देखते हैं, तो मैं तो प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। क्या वास्तव में अगर डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर में अरावली की पर्वतमाला कहाँ है? पहाड़ियां तो है वहां पर। डूंगरपुर को आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई बड़ी सी पहाड़ी मुझे नहीं नजर आ रही है, और शायद आपको भी नजर नहीं आ रही होगी। यहाँ पर भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र जो आता है वो यहाँ तक आ रहा है। देखिएगा, मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको, क्या डूंगरपुर को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है या नहीं। बढ़ते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर हम 3 उप प्रदेशों में डिवाइड करते हैं। दक्षिणी अरावली का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपका उदयपुर, सिरोही, राजसमंद का क्षेत्र आ जाएगा। मध्य अरावली के अंतर्गत आपका अजमेर, और उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश के अंतर्गत आपके सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर के जो क्षेत्र हैं वो शामिल आएंगे। सबसे पहले हम दक्षिणी अरावली की बात करते हैं, जो अरावली का सबसे दक्षिणी प्रदेश है। क्लियर है? अरावली के अंतर्गत आपके डूंगरपुर को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद का तो क्षेत्र है ही। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का भी क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। इसको भी अब कह सकते हैं तो दो भागों में बांट सकते हैं हम चाहे तो। एक तो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, और एक आबू पर्वत का जो क्षेत्र है उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस प्रदेश में गुरु शिखर 1722 मीटर, और सिरोही जिले में का जो माउंट आबू है उसमें स्थित है, जो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। इसको हम इस प्रकार से, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची जो है गुरु शिखर, जो सिरोही जिले में है, 1722 मीटर है। कहीं कहीं पर आपको 1727 भी देखने को मिलेगा। 1727 उस स्थिति में जब आप चोटी को गिनते हो, चोटी के ऊपर अगर मंदिर बना हुआ है, जहां पर एक
बड़ा सा घंटी लगी हुई है, उस मंदिर के ऊपर से अगर वहां से काउंट करोगे तो ये 15 फीट ज्यादा हो जाएंगे। यानी यहाँ से अगर पर्वत के भाग को देखेंगे तो ये होता है 1722, लेकिन यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये होता है 1727। यानी कितने मीटर का फर्क आ रहा है, तो आप देखेंगे 5 मीटर का, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 16-17 फीट का अंतर आ रहा है, वो उस मंदिर के कारण आता है। तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वह है गुरु शिखर, जो सिरोही जिले में है, 1722 मीटर। दूसरा है शेर, जो सिरोही में है, 1597। तीसरा दिलवाड़ा, जो सिरोही में है, 1442 किलोमीटर। फिर जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055 जो सीकर में है, खो जो जयपुर में है 920 मीटर, और तारागढ़ जो 870 मीटर ऊंचा है अजमेर में। ये कुछ पहाड़ियां हैं, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो इन पहाड़ियों के बारे में हम बता सकते हैं। दक्षिणी अरावली की और क्या विशेषता है, तो इसमें दो भागों को अगर हम कहें कि बांट सकते हैं तो दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र, जिसमें आबू पर्वत एक पठार पर है। आबू का माउंट आबू को जो क्षेत्र है वो एक पठारी क्षेत्र पर है। पहाड़ों के बीच में एक पठार है जिसे भौराट का पठार कहते हैं, और इस प्रकार का इंटर माउंटेन माउंटेन कहलाता है, या इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहलाता है। चारों तरफ पर्वत और बीच में एक पठारी भाग जिसमें माउंट आबू बसा हुआ है। तो उस भौराट के पठार का जो क्षेत्र है वो यहाँ का उच्चतम पठार जाना जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका उड़िया का पठार, जिसे या जिसकी लंबाई 1360 मीटर है। ये है, सॉरी, 1360 मीटर ऊंचा भौराट का पठार नहीं है, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। फिर हम गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर के लिए कहा जाता है कि हिमालय तथा नीलगिरी के बीच में जितनी भी जो ऊंची चोटियां हैं, हिमालय और नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी के रूप में गुरु शिखर को माना जाता है। जेम्स टॉड ने इसके लिए संतों का शिखर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये था आपका दक्षिणी अरावली का क्षेत्र। इसके प्रमुख जो दर्रे हैं, जैसे कि दीलवा की नाल, जिसे पगलिया नाल कहा जाता है, मारवाड़ से जब मेवाड़ जाते हैं तब ये क्षेत्र, ये नाल आपको देखने को मिलता है। ये रास्ता है, नाल यानी एक दर्रा, सोमेश्वर की नाल, जो विकट, काफी कॉम्पैक्ट दर्रे के नाम से जानी जाती है। हाथीगढ़ा की नाल, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से स्वरूप घाट, देसूरी की नाल, दिवेर व हल्दी घाटी का दर्रा, ये प्रमुख कुछ दर्रे पाए जाते हैं। आबू पर्वत के पास उड़िया का पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, और हिमालय तथा नीलगिरी के बीच में ये सबसे ऊंची चोटी के नाम से पहचान रखती है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती अरावली, जिसके अंतर्गत आपके अजमेर, जयपुर और पश्चिमी टोंक की पहाड़ी आती है। क्या विशेषता है, मुख्यतः आपके अजमेर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के पास साथ साथ कुछ संकरी घाटियां और समतल स्थल भी देखने को मिलते हैं। अजमेर में यहाँ पर तारागढ़ की पहाड़ियां 870 मीटर और नाग पहाड़ जैसी पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। दर्रों की बात करें मध्यवर्ती, तो बर जो सैंदड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, डेबारी, झीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है वो इस मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये कुछ दर्रे हैं। और लास्ट जो है वो है आपका अरावली का क्षेत्र। इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज का जो टाइम है
वो कंप्लीट होने वाला है। अटेंडेंस का फॉर्म भर दीजिएगा।